बड़ा एक दिलचस्प सवाल है, मेरे दिमाग में अभी आया। हिंदुस्तान का रियल एनिमी, असली दुश्मन कौन है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, उसी में से चूज करना आपको। हिंदुस्तान के असली दुश्मन कौन है? अगर मैं कहूं, पहला ऑप्शन आपके पास पाकिस्तान, दूसरा चाइना, और तीसरा हमारे अंदर के लोग। मैं तीसरा ऑप्शन चुनूंगा। इट इज द थर्ड ऑप्शन, इट इज बी। सर, वैसे तो हर एक इंसान, उसको देश की सेवा का अगर मौका मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन मैंने ऐसा सुना है आपके बारे में कि आपको देश की सेवा का ये जो एक फितूर कह सकते हैं, ये फितूर आपको बचपन से ही लग गया था। उसके पीछे का मोटिवेशन क्या था सर? इसके पीछे का मोटिवेशन, थर्ड स्टैंडर्ड जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा था, तो माय मदर, हमारी माँ ने एक किताब खरीद के दिया था, अमर चित्रकथा का कॉमिक, जिसका नाम शिवाजी, छत्रपति शिवाजी था। क्या बात है। छत्रपति शिवाजी का जब किताब मैंने पढ़ा था, तो मेरे को एक चीज उस टाइम इतना भाग गया था उसमें कि यार, ये एक छोटा सा बच्चा 9th ईयर में वो था, तो एक झुंड तैयार करता है अपने दोस्तों का, हु आर ऑलमोस्ट एट द इक्वल एज, 9th ईयर 10th ईयर के आसपास बंदे, और उसमें एक जुनून था कि मैं मेरे देश के लिए लड़ूंगा और मुगलाई जितने भी फौज है उनको यहाँ से मैं हटाऊंगा। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आप छत्रपति शिवाजी को पढ़ रहे थे और फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे आर्मी में जाना है, उस टाइम पे एक परसेप्शन बन जाता है आर्मी को लेके कि आर्मी में ऐसा होता होगा। तब तक आपने ज्वाइन नहीं किया। करेक्ट। लेकिन जब आपने ज्वाइन किया, उसके बाद जो आपने देखा और जो पहले आपका परसेप्शन था, उसमें कितना डिफरेंस था? आपने जो सोचा था वैसा ही था या कुछ और था? आपका एक्सपीरियंस कैसा था ज्वाइन करने के बाद? ज्वाइन करने के बाद मेरे परसेप्शन में कोई चेंज नहीं था। परसेप्शन एंड व्हाट आई फाउंड एंड ग्राउंड रियलिटी वाज एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट सिमिलर था, दोनों बराबर ही थे। हाँ, हालांकि यस, जो मेरा सोच था जब मैं फौज में नहीं आया था, उस टाइम मैं ये सोचता था कि यार, मैं फौज में जाऊंगा तो मैं कुछ कर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब मैं फौज में आया था तो the perception of my personality changed। मतलब आपको और ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, आपको और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको कई ऐसे चीजें सीखना पड़ेगा, आपको ऐसा एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा अपने आप में जो कि जिसको हम बोलते हैं वॉरियर माइंडसेट, या जिसको हम बोलते हैं विनर माइंडसेट। आप हमेशा, आपके दिल दिमाग में यही होगा कि यार, कुछ भी हो जाए, हम इसका कहीं ना कहीं जवाब निकाल देंगे, कहीं ना कहीं से जवाब निकाल देंगे, और जितने भी मेरे बंदे हैं उनके लिए मैं खड़ा रहूंगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग व्हिच आई लर्नड इन आर्मी, नेवर बैक डाउन, व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम इज ऑलवेज स्मॉलर देन व्हाट यू आर। सो ये जब मैं कंपेयर करता हूं, तो जो मेरा परसेप्शन था शिवाजी के बारे में और व्हाटएवर आई हैव सीन इन इंडियन आर्मी, इट्स मोर और लेस द सेम। मतलब ज्यादा फर्क नहीं था। ज्यादा फर्क नहीं था। अमेजिंग। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद आप में जो 3 पावरफुल चेंजेस आए, वो क्या थे? अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। फर्स्ट इज मोस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। मैं पहले जैसा था वैसा नहीं था, मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो गया हूँ। दैट्स द रीजन व्हाई आई अंडरस्टूड टाइम मैनेजमेंट। अमेजिंग। सेकंड थिंग इज नेवर बैक डाउन। आई हैव नेवर एवर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स टुक अ स्टेप बैक। मतलब कुछ भी हो जाए, खड़ा रहो। 1 मिनट और ज्यादा उस प्रॉब्लम पे खड़ा रहोगे तो सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा। सो आई हैव नेवर बैक डाउन। दिस इज नंबर 2। थर्ड थिंग इज एम्पैथी। एम्पैथी इज आपके जितने भी बंदे हैं आपके साथ, अगर आप उनके लिए काम नहीं आ सकते हो तो आपका जिंदगी बेकार है। तो आप, मेरा ट्रूप हो, मेरा कंपनी हो, मेरा बटालियन हो, मैंने हमेशा मेरे बंदों के लिए काम किया, हमेशा उनके साथ रहा। तो दीज आर द 3 मेजर थिंग्स। अगर आपने 3 पूछा इसलिए मैंने 3 बताया, बहुत कुछ है। दीज आर द 3 मेजर थिंग्स व्हिच आई लर्नड। बड़ा एक दिलचस्प सवाल है, मेरे दिमाग में अभी आया। हिंदुस्तान का रियल एनिमी, असली दुश्मन कौन है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, उसी में से चूज करना आपको। हिंदुस्तान के असली दुश्मन कौन है? अगर मैं कहूं, पहला ऑप्शन आपके पास पाकिस्तान, दूसरा चाइना, और तीसरा हमारे अंदर के लोग। मैं तीसरा ऑप्शन चुनूंगा। इट इज द थर्ड ऑप्शन, इट इज बी। फॉर एनी मैन, हिंदुस्तान के बारे में छोड़ दीजिए आप, खुद के लिए भी। शिवाजी महाराज छत्रपति बने, शिवाजी महाराज के बेटे के बारे में किसी को नहीं पता। उनके बेटे के बारे में बिल्कुल नहीं पता। जब शिवाजी महाराज बन सकते हैं, कोई और क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आपका दुश्मन आप खुद हो, कोई और नहीं हो सकता है। If we are talking about Pakistan, there is no enemy for Pakistan. Pakistan is an enemy for itself. Indians are enemy for India. हम ही हैं।
अगर हम इतने सारे लोग इस देश के 130 करोड़ की आबादी, हर बारी हमारा फेवरेट पास टाइम जो है अनशन, बाहर बैठ के धरना करना, इनको छोड़ के अगर वी ऑल कंट्रीब्यूट वन आयोटा, अगर एक पल के लिए अगर हम देश की प्रगति के लिए अगर हम कंट्रीब्यूट करें, तो यू जस्ट कैन इमेजिन व्हाट इज द प्रोग्रेस। आई मीन हमारा प्रोग्रेस जो है इट गोस थ्रू द रूफ, राइट। लेकिन वही है, हम वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि यार बगल वाले से हम ज्यादा ऊपर रहना चाहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोऑपरेशन विद अस, दैट्स अ प्रॉब्लम। सो आई डोंट ब्लेम एनी अदर कंट्री, वो अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। सो हमारा देश के लिए अच्छा भी हम ही है, बुरा भी है। सो इन केस इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंडिया, इट इज वी इंडियंस। देश अलग नहीं होता देश के जनता से, देश का जनता से ही देश बनता है। So if we are so good and so brilliant, India is also so good and so brilliant. If we try and pull it down, it will come down. कारगिल जब हुआ था, पहली बात तो ये है कि कारगिल का जो एरिया है, इलाका है, वो ऐसा इलाका है जो मतलब पहाड़ों से भरा हुआ है। हर पहाड़ 16,000 के ऊपर के। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे लड़ाई लड़ी गई है जो विश्व में दूसरे स्थान पे आता है बर्फबारी में। So there was a lot of snow all over the place, particularly Dras and Mashko valleys, the coldest places in the world. उसके ऊपर से ये पहाड़ का जो सिरा है, ये हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमको नेशनल हाईवे 1 अल्फा को बचाना है। So ऐसे माहौल में हमें पता चलता है कि भाई इंट्रूजन्स हुए हैं और हमको इसको निकालना है। उस जगह पे आपको पैदल, नॉर्मल पैदल चलना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन का मात्रा कम है, आपको सांस फूलता है। ऐसे जगह पे, ऐसे माहौल में हमारी फौज अपनी बैटल लोड लेके, हर सैनिक के पीठ पे 30 केजी का वजन, अपना खाना पीना, गोली, बंदूक, सब कुछ लेके, अपने आप को संभालते हुए, मौसम से लड़ते हुए, पहाड़ चढ़ना, ऊपर दुश्मन जो बैठा हुआ है उससे लड़ना, उसकी गोलियों से बचना, अपने आप को बचाना, फिर उस पे वार करना। बीच में जो अपने साथी जो जिसको गोली लगा वो गिर गया है, उसको बचाने की कोशिश करना, जो गिर गए हैं उन सब की बॉडीज को नीचे ले आना, ये मामूली बात नहीं। ये जो लड़ाई है, दुनिया की किसी भी देश ने ऐसे लड़ाई कभी नहीं लड़ी। माउंटेन वॉरफेयर में, तभी तो हम बोलते हैं माउंटेन वॉरफेयर में इंडिया ने जो लड़ाई लड़ी है और जो डिसीजन हासिल हुआ है उसके बाद, जो कारगिल हमने जीत लिया है, ऐसा लड़ाई कभी मतलब देखने को नहीं मिला। नंबर 2। नंबर 3, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरा विश्वास और बढ़ा मेरे मतलब हमारे फौज पे। पहली बात वीरता, सो मेनी करेजियस पीपल, मतलब जिसकी भरमार हर फौजी, हर बंदा मानो 10-10, 15-15 पाकिस्तानियों पे भारी पड़ रहा। क्या बात। एंड जो बंदा आगे गया, कभी ये एक पल के लिए नहीं सोचा है कि यार हमारे घर में बूढ़ी माँ है, हमारे फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने ऐसा नहीं सोचा। दे जस्ट वॉक फॉर द नेशन एंड दे लेड देयर लाइव्स डाउन। सच एन अमेजिंग थिंग। आपका वो कभी विश्वास ही नहीं होता है, ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं आप कि यार ये कैसे कर सकते हैं लोग। वैसे लोगों को देखने को मिला, मेरे को उनके साथ लड़ाई लड़ने का मौका मिला। ऐसे महावीर जो हम अभी भी नाम लेते हैं, जैसे मनोज कुमार पांडे, अमोल कालिया, सौरभ कालिया, अमित भारद्वाज, ऐसे ऐसे लोगों को, विक्रम बत्रा, ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमको लड़ाई लड़ने का मौका मिला। ये बहुत सौभाग्य की बात मानता हूं मैं अपने आप। नंबर 3, वहां एक भाईचारे का जो मैं भावना लेके आया था फौज में कि यार ऐसा भाईचारा देखने को मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज मेरे को वही मिला है। इतना भाईचारा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, ना कहीं और मिल सकता है। नंबर 3। नंबर 4, ये मुझ में ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया है कारगिल लड़ाई कि यार भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे में इतना क्षमता है कि तुम खत्म नहीं हो सकते भाई, तुम बढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, यही नहीं और भी कर सकते हो। नंबर 5, मैंने ऐसे लीडर देखे हैं
कारगिल में, जो मेरा सीईओ हो, मेरा कंपनी कमांडर हो, ऐसे लीडर देखे हैं जिनकी लीडरशिप की मिसाल मैं आज भी देता हूँ जनता को कि यार ऐसे लीडर तो होते ही नहीं है, बड़े कम मिलते हैं। ऐसे लीडरशिप की मिसाल। नंबर 6, जब गोली लगी, मेरे कोर्समेट्स हैं जो मर गए हैं, जिसको गोली लगी फिर भी वो छोड़े नहीं। उन्होंने बोला भाई यहाँ आए हैं मकसद हासिल करेंगे, मैं नहीं तो मैं वो डेंट मारूंगा, मैं वो टेलिंग इफेक्ट दूंगा जो ताकि मेरे पीछे वाले आके उस मकसद को हासिल कर लें। नंबर 7, लड़ाई लड़ते रहें। ये एक मैंने जैसे आपको पहले सवाल में जवाब दिया था, मेरा देश है, इस देश के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और मेरा जान या फिर देश अगर मानोगे तो मैं हमेशा देश को चुनूंगा। मैं नहीं, हर सैनिक यही चुनेगा, मैंने भी वही चुना है, इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगा देश के लिए लड़ना। सो आई डिडंट फील वंस दैट आई एम लॉस्ट इन दिस वॉर, यू नो व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू lay down your life for this great nation. That's what we did. क्या बात है, क्या बात है। आज बहुत दिल से रिस्पेक्ट निकल रहा है, बिकॉज हम लोग इतने सब प्रोग्राम्स कर पाते हैं, ये सब खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, यहाँ पर आज़ादी से चल पा रहे हैं, उसकी वजह सरहद पे खड़े हमारे सैनिक। अगर वो ना हो तो शायद हम लोग यहाँ खुली हवा में कभी सांस ना ले पाए। तो रिस्पेक्ट करिए अपनी आर्मी की। सर, आप एक और सवाल है मेरा, जब अभी आप नाम बता रहे थे कि मनोज कुमार जी के साथ और विक्रम बत्रा जी के साथ आप वहाँ पर थे, उनके साथ आप वहाँ पर सरहदों की सुरक्षा कर रहे थे, उनके साथ काम करने का आपको मौका मिला। कभी आपको अफसोस नहीं होता कि आज की जनरेशन जो रियल हीरोज हैं, जैसे मनोज कुमार जी जैसे या विक्रम बत्रा जी जैसे या आप जैसे, उनके नाम नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को हीरो मानते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जो रील बनाते हैं उनके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं। वो ये जानते तक नहीं है कि सरहदों पे सैनिक खड़े हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है। आपको उस नज़रिए के बारे में क्या कहना है? देखिए, इसमें मेरे को बुरा नहीं लगता है क्योंकि वो बच्चे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, उनको जैसे आप मोल्ड करोगे वैसे मोल्ड हो जाएंगे। तीसरी चीज़, आप सोचिए इतना बड़ा देश, इतने बड़े कॉलेजेस, चंद कॉलेज में आपका एनसीसी है। हाउ मेनी कॉलेजेस इन दिस ग्रेट नेशन कभी ये सोचते हैं कि यार लेट अस कॉल दीज हीरोज एंड लेट देम ऑनर इन आवर कॉलेज, एग्जैक्टली, लेट देम आस्क टू गिव अ टॉक टू माय स्टूडेंट्स। कितने बंदे सोचेंगे? वो बच्चे नहीं बोल रहे ना, दे आर नॉट डिसोल्यूशन। हम लोग जो बच्चों को सही रास्ता दिखाना है वो दिखा नहीं पा रहे। नंबर 2। नंबर 3, मैं ये समझता हूं कि हर स्टेज का एक मकसद होता है। स्टूडेंट स्टेज का मकसद ये है कि पढ़ाई पे ध्यान देना, अपने आप को सक्षम बनाना दुनिया के लिए, अपने आप को सक्षम बनाना अपने नौकरी बनाने के लिए या फिर अपनी जिंदगी जीने के लिए। ऐसे चीजों में कुछ ऐसे बंदे हैं जो फौज में जाना चाहते हैं और आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग इनटू आर्मी फ्रॉम ऑल दिस कॉलेजेस। जैसे मैं गया था, मैं भी कॉलेज पढ़ के ही गया था। सो देयर आर पीपल, इट इज नॉट दैट ब्लैंकेटली हम जनरलाइज करके नहीं बोल सकते हैं कि यार सारे मतलब दे आर अवे फ्रॉम द रियलिटी। यस, देयर आर अवे फ्रॉम सर्टेन रियलिटीज। काफी बंदे ये नहीं जानते हमारे परमवीर चक्र कौन है। सही बात। काफी बंदे ये नहीं चाहते हैं कि हमारे महावीर चक्र कौन है। काफी बंदे ये नहीं चाहते हैं कि हमारे वीर चक्र कौन है। जी, yes, there is a problem, there is a lacuna, and the lacuna can be addressed by us and स्टूडेंट्स को अगर आप या फिर यंगस्टर्स को अगर आप सही रास्ते से गाइड करोगे तो ऑब्वियसली आप जैसे कारगिल दिवस आजकल अभी शुरू हो गया है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल नो नाउ कारगिल विजय दिवस है, या फिर सोशल मीडिया पे आपका ये जितने भी मैंने वॉर हीरोज का नाम बताया, इनके बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं, जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया उस दिन का सेलिब्रेशन होता है। सो ऑब्वियसली पीपल आर मोर अवेयर नाउ। प्रीवियसली उसमें मतलब जो नहीं जानते हैं उसके लिए दारोमदार आप सोशल मीडिया के अभाव से भी बता सकते हो, क्योंकि लास्ट मे बी अबाउट 20 years बैक देयर वाज नो सोशल मीडिया, राइट? अभी सोशल मीडिया आ गया है तो आई थिंक थिंग्स आर चेंज। सो ऐसा नहीं मानता हूं मैं कि यार ये लोग बिल्कुल ही कट ऑफ है। दे नो इट बट दे डोंट नो इन डेप्थ, व्हिच ऑफ कोर्स इज आवर सोशल रिस्पांसिबिलिटी टू मेक देम अंडरस्टैंड, and which I personally feel people are doing. There are a lot of states which are doing it. काफी states कर रहे हैं, so it will take some time but it will come on path. अभी आप आर्मी में नहीं हैं, एज एन इंडिविजुअल आप आर्मी वेटरन है,
एज एन इंडिविजुअल अभी आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? आपके पाकिस्तान को लेके विचार क्या है? पाकिस्तान इज अ कंफ्यूज स्टेट। पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तब से एक ही मुद्दे पे अटका हुआ है, वो है कश्मीर। कश्मीर के अलावा उनको कुछ सोचता नहीं है। दे हैव टू थिंक अबाउट देयर डेवलपमेंट एटसेट्रा। दे हैव गॉट न्यूमरस सच प्रॉब्लम्स एंड उसके ऊपर से अभी देयर इज अ लॉट ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आल्सो इन दैट। सो हम फौज में थे या स्टूडेंट थे या वेटरन थे, हमारा एक ही विचार है किसी पड़ोस देश के लिए, दैट इज हैव अ पॉजिटिव रिलेशन विद ऑल neighborhood states, neighborhood countries, but that should not at any cost आप उनके बारे में सोच के अपनी प्रोग्रेस का सीढ़ी नहीं बना सकते। यू हैव टू हैव अ स्कीम। मेरा देश इस तरीके से जाएगा, ये करना है, विच वी आर डूइंग। हम चाहते हैं कि हम बिजनेस में या बिजनेस वर्ल्ड बने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास ज्यादा आए विच आर कमिंग नाउ। वी हैव टू बिकम अ वर्ल्ड पावर। वी कैन नॉट कीप हार्पिंग अपॉन यार मैं पाकिस्तान चाइना नाम जप के मैं वर्ल्ड पावर बन जाऊं, ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर प्रोग्रेस। India has always been like this. We have been concentrating on our progress, irrespective of हमारे पड़ोस क्या कर रहे हैं। तभी तो हमारे ऊपर इतने हमले होते हैं, तो फिर हम रिएक्ट करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे पड़ोस के ऊपर हम लड़ाई लड़े या उनकी तरक्की से हमको कुछ जलन हो। 47 से लेके आज तक हम हमेशा यही चाहते हैं कि अमन बना रहे सारे देशों के साथ। सो हाउ दे टेक इज देयर पर्सपेक्टिव। अगर मेरा पर्सपेक्टिव आप मानोगे स्टूडेंट लाइफ में या फौज में या वेटरन हूं, तब भी मैं यही मेरा व्यू है कि दूसरे देशों के बारे में इतना ज्यादा सोचने से अच्छा हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएं और उनके साथ अमन रखें। हमारे मदर हमेशा हमको एक बात बताती थी कि जिससे भी आप बात करते हो उनमें जितने भी अच्छाइयां हैं वो सीख लो, उनमें जो खराबी है वो छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं है। सो वेदर इट इज पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, व्हाटएवर इट इज, द गुड इन दोज कंट्रीज वी नीड टू अट्रैक्ट, अब्सॉर्ब एंड अंडरस्टैंड। द बैड वी शुड लीव इट फॉर देम टू सॉल्व इट। उनके बुराई उन्हीं पे छोड़ दो ताकि वो अपने आप उसको सुलझाए और अच्छा लगे। दिस इज माय व्यू जनरली। बात आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो उन पे छोड़ दी जाए, लेकिन आतंकवाद, टेररिज्म, वो स्पेसिफिकली मैं कहूं जितना हम लोग सुनते हैं पाकिस्तान का दिया हुआ एक बीमारी है, उसमें हमें सोचना पड़ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज का अलग अलग पहलू होता है। एवरीथिंग हैज गॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा, किसी और का अलग होगा। टेररिज्म देश देख के नहीं आता है। टेररिज्म इज टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। आप अगर यही टेररिज्म जैसे न्यूजीलैंड मास्क अटैक हुआ, न्यूजीलैंड मास्क अटैक में जो हुआ है उसको आप टेररिज्म नहीं कह के कुछ और नहीं कर सकते, उसको भी आप टेररिज्म बोलोगे। एक दिन पहले या 2 दिन पहले देयर वाज अ स्कूल अटैक इन यूएस, दैट इज आल्सो एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। सो एक्ट ऑफ टेररिज्म डजंट एक्चुअली इज बाइंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। हाँ, देयर आर बेसिस, टेररिस्ट बेसिस हैं आपका पाकिस्तान में, जो इंडियन गवर्नमेंट लगातार बताती रहती है उनको कि भाई यहाँ पे है, आप देख लीजिए उनको। वहां से हमारे तरफ ये बंदे आके यहाँ इस हिंदुस्तान में जो है टेररिज्म फैला रहे हैं या टेरर एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो दैट इज देयर। दिस इज अ न्यूसेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। इनको ये एक ग्रुप है, टेररिस्ट आर ऑलवेज अ ग्रुप व्हिच डू नॉट वांट पीस। वो अमन चाहते नहीं है, वैसे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी देश हो। So terrorism, I personally feel, should not be put upon a particular country and say कि यार वो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट पैदा करते हैं, अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे। Terrorism is also there. We can't per se say that कि इस देश को इसलिए हम उसको नेगेट कर दें और उसको बर्बाद होने दें या उसको बर्बादी चाहें। हिंदुस्तान कभी ऐसा रहा नहीं है। 1947 से लेकर आज तक हम हमेशा हमारे नाइबर्स के जितने भी थे उनकी तरक्की चाहिए हमने। आज भी हम तरक्की चाहते हैं उनका। हम ये चाहते हैं कि वो सुधर जाएं और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कम कर दें।
तरफ बेसिस हैं, टेररिस्ट बेसिस हैं, वो प्रूव हो चुके हैं, सैटेलाइट इमेजेस में दिखाए दिए गए हैं। उनकी जो एक्टिविटीज है वो शर्मनाक एक्टिविटीज हैं, जो निहत्थे लोगों को मारते हैं वो शर्मनाक एक्टिविटीज हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज शुड बी कंडेम्ड एंड आई थिंक इंडियन आर्मी इज टेकिंग अ वाइज एक्शन ऑन देम। एक जब हम सोल्जर्स के ऊपर बनी या फिर वॉर्स के ऊपर बनी मूवीज देखते हैं जनरली, तो उसमें ऐसा दिखा, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ, उसमें से दिखाया जाता है कि जब पाकिस्तानी आर्मी या फिर वहाँ के लोग बैठे होते हैं तो वो बात करते हैं हिंदुस्तान की बर्बादी की, जैसे जनरली मूवीज में थोड़ा बहुत होता है। या जस्ट वांट टू आस्क, एक क्यूरियोसिटी है जानने की, और कभी कभार इस तरफ भी ऐसा कुछ दिखाते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है या फिर सब फिल्मी है? देखिए अभी मिसाल के तौर पे जस्ट एन एग्जांपल, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं जी, पिछले 5 सवालों में 4 सवाल पाकिस्तान के ऊपर जी, obviously, so everybody talks about the other nation because that is what is the most happening thing, right? हाँ, पाकिस्तान की तरफ भी ऐसे लोग होंगे जो हिंदुस्तान की बर्बादी चाहें और हिंदुस्तान के बारे में बात करें, हमारे तरफ भी ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान की बर्बादी चाहें। और आप बताइए मेरे को, एज अ वर्ल्ड, फॉरगेट अबाउट नेशंस, एज अ वर्ल्ड, अगर मैं चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान या फिर कोई भी देश वर्ल्ड पावर बने और सारे बर्बाद हो जाए, तो वो वर्ल्ड पावर बनेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। सबकी सहायता चाहिए, सबकी सहयोगिता चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी शुड लुक अप। वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड गेट एवरीबॉडी इनटू आवर फोल्ड। बुद्धा ने क्या बोला है? बुद्धा, इस देश में बुद्धा जन्मा था, तो उसमें क्या बोला? उसने भी यही बोला है, अगर किसी ने गलत किया आपकी तरफ, तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी उस गलती को दोहराएं। वही तो मैं बता रहा हूँ, टेररिज्म इज एन एक्ट, terrorist is supposed to be condoned, which is being acted upon by Indian Army. Befitting reply is being given. We are trying to educate people in across the countries, neighborhood में जितने भी देश हैं, उन सबको दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से आ रहे हैं, आपकी तरफ से कर रहे हैं, आपकी तरफ से ये सब चल रहा है। कुछ उनके गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ यार हम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब आप नोटंकी कर रहे हो, इट्स अ बिग ड्रामा प्लेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो सच थिंग्स कीप हैपनिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू वांट पीस, वर्ल्ड पीस, तो एवरीबॉडी हैज टू कम टू वन पर्टिकुलर स्टेट वेयरइन यू कंडोन टेररिज्म। आप ये ऐसे एक्टिविटीज खत्म करो। एक आर्मी का लाइफ आपने, आर्मी पर्सन का लाइफ आपने जिया है, जस्ट वांट टू आस्क, ऐसे प्राउड मोमेंट, कोई एक ऐसा प्राउड मोमेंट जो आपको आज तक याद है और आपको हमेशा एकदम छाती चौड़ी हो जाती है कि यार ये मोमेंट था जो मैंने जिया है? वो है कारगिल। एंड द सेकंड मोमेंट, ऐसे कई हैं, वन ऑफ द मोमेंट इज कारगिल एंड सेकंड मोमेंट इज व्हेन आई वाज अवॉर्डेड सेना मेडल गैलेंट्री एंड फॉर ऑल दीस थिंग्स, द इंसेप्शन इनटू आर्मी, जिस दिन मैं आर्मी में सेलेक्ट हो गया था, that was the most memorable moment for me because I had the opportunity, I had been given this great opportunity to realize my dream. So ऐसे मान सकते हैं, ये 3 हम जरूर बोल सकते हैं। जब आप कारगिल वॉर में थे, उस टाइम पे आपके साथ क्या हुआ था? कुछ कैजुअलिटी हुई थी? कारगिल वॉर में हाँ, हमारा एक मकसद था, there is a target given to us। तो उस टारगेट की लड़ाई में जब हम लड़ रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली आई वाज हिट, मतलब मुझे लग गया था शेल्स और स्प्लिंटर्स के चक्कर में। So, और मैंने ऐसा सुना था, सॉरी, मैंने आपसे सुना था कि वो आज भी वो शेल्स आपकी बॉडी में? यस, वो स्प्लिंटर्स हमारे बॉडी में है, बिकॉज आई वाज ऑपरेटेड 4 टाइम्स। जिस दिन जब मेरे को लगा था, जब मेरे को पहली बार लेके आए थे, मेरे अंदर 25 स्प्लिंटर्स थे, वो सारे एक एक करके निकालते रह गए। कुछ अंदर हैं जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि उसमें फाइब्रोसिस नाम की चीज हो गया है, जिसके चारों ओर फाइबर बन गया है, फाइब्रोसिस हो गया उसका, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आगे चल के अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम हम ऑपरेट करके निकाल दें। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। एंड कारगिल में जब मेरे को लगा था, देन दिस वाज हैपनिंग अप्रोक्सीमेटली अराउंड 18th और 19th फीट के ऊपर चल रहा था, बर्फ बिल्कुल था, ठंड की मौसम था। एंड एज आई सेड, मैं अकेला लड़का हूँ घर में। I have lost my father when I was only 1 year old,
So this was the most shocking moment for my mother. मतलब वो तो उनको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है. So, but still, God was great, and I came out of it. So this is what has happened, and it was most, what do you call, one of the most memorable moment for my entire family. सारे इस चीज को याद करते हैं कि यार भगवान था, यार लक मानो, डॉक्टर्स मानो, कुछ भी मानो. ऐसे कई लोग थे जिसको गोली लगी या जिसको स्प्लिंटर लगा जो बच नहीं पाए. Despite the best of the efforts, they couldn't save themselves. So that way I feel myself to be very lucky. अमेजिंग सर. हमारे तो मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे थोड़ी सी ब्लेड भी लग जाए या फिर हम नीचे गिर जाए, थोड़ा खून दिख जाए, तो हमें डर सा लगने लग जाता. आपने इतना कुछ देखा है. सल्यूट है सर आपके यू नो टुवर्ड्स द अप्रोच दैट यू हैव. अमेजिंग. बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आपके साथ ये हुआ, तब उस वक्त आपको यू नो थोड़ा भी डर नहीं लगा कि क्या हुआ है अचानक से? देखिए ये the best part is ये जो लगता है, हम सब पिक्चरों में देखते हैं कि गोली लगने के बाद में भी हीरो जो है 15-20 डायलॉग बोल के फिर उसके बाद में उसको कुछ होता है. ऐसा कुछ नहीं होता. रियल लाइफ में जब मेरे को लगा था, मेरा पूरा गला सूख गया था. इट वॉज बर्निंग. आपका पूरा बॉडी में जलन होता है. आपको बोलने का मतलब यू जस्ट कांट टॉक. आप बोलने का सवाल ही नहीं होता. आपको ऐसा लगता है. पहली बात तो वो. दूसरी चीज, आप मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भैया अभी तो तुम बिल्कुल बॉर्डर में तुमको गोली लग गई है या फिर स्प्लिंटर लग गए हैं. आप यहाँ से एवैक्यूएट कैसे होंगे? यहाँ पे तो कोई आएगा ही नहीं आपको ले जाने. आपके पास बंदे नहीं है, कैसे जाओगे आप? यू आर अ डिपेंडेंट गाय. एंड तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हिच इज ड्रामेटिक आल्सो, व्हिच वी कैन से ड्रामेटिकली, कि आपके बचपन से लेके आपको लगता है कि आप मर रहे हो. आपको गोली अगर हाथ में भी लगा तो आपको लगता है कि यार ये मेरा आखिरी दिन है. तो आपको, मुझे भी ऐसा ही लगा कि यार ये तो खत्म हो गया हूं मैं. एंड आपके जो बचपन से लेके तब तक का आपका पूरा रील आपके आंखों के सामने गुजरेगा एक बार कि यार ये था, ये था, ये था, ऐसा था, ये अनफिनिश्ड वर्क है मेरा. तो ये होता है. These are all dramatics which happen, theatrics of your mind. That's what I personally feel. हाँ, गोली लगने के बाद आपको ये सब करने का मौका बड़ा कम मिलता है कि आप जो है बात करो या फिर बंदूक लेके दौड़ के जाओ. There are instances, कई दफा ऐसा होता है कि जो गोली लगने के बाद में भी सोल्जर वो पोस्ट नहीं छोड़ता. वहां वो लेट के अपना फायरिंग जारी रखता है जब तक उसका सांस है. ये मैं मानता हूँ. ये हुआ है कई बार, मैंने भी देखा है. पर वो डायलॉग लंबे लंबे मारना या फिर वो सब पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में होता है. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू मी इन कारगिल. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली के साथ कभी रह नहीं पाया. नाउ माई मदर इज वेरी ओल्ड. मेरा मतलब फौज छोड़ने का एक रीजन ये है कि माई मदर इज वेरी ओल्ड एंड दिस इज द टाइम. आप बोलते हो ना जननी जन्मभूमि. तो जन्मभूमि के लिए तो हमने किया कुछ, मदर के लिए कुछ नहीं कर पाए. तो हमने बोला भाई वक्त है तो वापस आके मदर के लिए कुछ कर. सो आई केम बैक फॉर माई मदर. दैट्स माय रीजन. एंड जिंदगी में क्या फर्क आया? जिंदगी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया. जैसे फौज में था वैसे ही था, वैसे ही हूँ अभी. हाँ, व्हाट आई वांटेड टू डू आफ्टर आर्मी वाज टू गिव बैक टू द सोसाइटी. मैं चाहता हूँ कि देश के हर नौजवान, हर कॉलेज स्कूल गोइंग गाय शुड नो अबाउट हिज आर्मी. अमेजिंग. उसको पता होना चाहिए कि यार ये लड़के जो हैं वहाँ खड़े हैं, जो मर रहे हैं हर दिन, ये जो बंदे जो हीरोज हैं हमारे, जो आपको नहीं पता जिसके बारे में, जैसे मनोज कुमार पांडे. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो हु मनोज कुमार पांडे इज. ही इज अ परमवीर चक्र. ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड ग्रेट गाय. अब ऐसे लोगों के बारे में इनको कौन बताए? सो आई थॉट I should be the person who should be conveying all these things. There are many other army guys who are doing it, and I am also one such. So I am into speaking as of now, and I convey all these thoughts. I talk about decision making. Army में मैंने जो सीखा है वो यहाँ import करने की कोशिश करता हूँ. Resilience कैसे है, warrior mindset कैसे आप develop कर सकते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हो, चेंज मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो. हर बंदा कॉलेज में आने के बाद में जैसे वो अपने नौकरी ढूंढता है, दैट्स अ ह्यूज चेंज फॉर इट. सडनली दुनिया में चला जाएगा जहां पे आपका कॉलेज सीनियर नहीं होगा. आप ऐसे जगह पे जाते हो जहां आपका मैनेजर आपको बोलेगा, अनटाइमली टास्क देगा आपको. तो हाउ आर यू एडजस्टिंग इट? देयर विल बी लॉट ऑफ
pitfalls, there will be a lot of slips in the corporate world. So how are you adjusting yourself? आपको adjust कैसे करना है इसमें? रिस्क कैसे ले सकते हैं? कहाँ रिस्क लेना है आप? क्या रिस्क ले सकते हैं? कैलकुलेटेड रिस्क मतलब क्या है कैलकुलेटेड रिस्क? सो इन चीजों के बारे में मैं बात करता हूँ. आई स्पीक ऑन दोस थिंग्स नाउ. सर, अभी आप कह रहे थे मनोज कुमार पांडे, आप लोगों को बताना चाहते हैं उनके बारे में. तो आज व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और आपने बताया कि उनको परमवीर चक्र मिला है. तो आप थोड़ा उनके बारे में बताएंगे हमें कि उनको परमवीर चक्र क्यों मिला और उनके बारे में आप इतना एम्फेसाइज क्यों करें? क्या रीजन है उसके पीछे? मनोज कुमार पांडे और मैं, मनोज कुमार पांडे और मैं एक साथ रहे एक ही हट में जब हम ग्लेशियर में सियाचिन. मनोज कुमार पांडे और उनके कजन जो है मेरा साथ मेरे ही कोर में थे. मनोज कुमार पांडे जब से मैं उसको जानता हूँ तब से वो यही बोलते थे कि यार कुछ कर गुजरना है. मतलब ही इज अ ब्रेव गाय एंड ही हैज गॉट दैट, वो क्या बोलते हैं आप, जज्बा देश के लिए कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है. ये बंदा ऐसा बंदा है जो मतलब अपना प्लेटून लेके गया लड़ाई के लिए जब सब कुछ द्रास मशकों की बात चल रही है, जब सब कुछ खत्म हो गया. टाइगर हिल और उसके साइड में कुकरतांग वगैरह वगैरह, वो जहाँ पे इनकी लड़ाई चल रही थी, जब इनके साथ के जो प्लेटून के बंदे एक एक करके शहीद हो रहे थे, ये बंदा ऐसा बंदा था जो अपना दिल कभी नहीं हारा. ये ना कभी रीइंफोर्समेंट के बारे में बात किया, ना कोई किसी के बारे में बात की. ये अपने आप में एक मिसाल है. इस बंदे में इतना दम है कि ये बंदा अकेला ही 7-8 बंदों के ऊपर भारी पड़ गया. ये पहले से ही ऐसा था, जब से मैं इसको जानता हूँ तब से ऐसा ही था. एंड इस बंदे ने कितने बंदों को इंस्पायर किया ये मैं जानता हूँ. और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरा अच्छा दोस्त था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे हीरोज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. दैट इज द प्रिसाइज रीजन व्हाई आई एम सेइंग. शहीद हो गया है ये बंदा. इसका एक्ट इतना मतलब सराहनीय एक्ट था जिसके वजह से उसको परमवीर चक्र मिला. ही इज वन ऑफ द 4 परमवीर चक्र व्हिच वर अवॉर्डेड इन कारगिल वॉर. आखिरी सवाल सर, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे. आखिरी सवाल मेरा है, बीइंग एन आर्मी पर्सन, वेटरन आर्मी पर्सन, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप 3 ऐसी कोई सीख आपकी जो आपने पर्सनल लाइफ से, जो आपको लगता है कि मैं कन्वे करना चाहूंगा या उनको भी सीखनी चाहिए, प्लीज आप बताइए. सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करो. हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ. अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज आपको, आपके माँ पिताजी भाई बहन कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा. हैव एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन सेल्फ. सेकेंड थिंग इज लर्न व्हाट यू आर. सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जानो. अपने आप को आप कैसे बेहतर बना सकते हो वो जानो. हर दिन आप चेहरा, अपने आप का चेहरा जब शेविंग करते हुए या दांत मांजते हुए आप अपना शीशे में देखते हो तो आपको लगना चाहिए कि कल जो थे आप उससे आज आप थोड़ा बेहतर हो गए. हर दिन अपने आप को कुछ सीख के सुधार करो अपने आप में. दिस इज नंबर 2. नंबर 3 इज नेवर बैक डाउन. किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए कदम पीछे मत लेना. जिस रास्ते पे निकले हो उस रास्ते पे चलते रहो. एक चीज हमेशा याद रखना, एडमंड हिलरी जो माउंट एवरेस्ट को पहली बार चढ़ा है, वो भाई 20-25 बार हार गया है, चढ़ नहीं पाया. हर बारी जब वो फेल होके वापस आता था तो वो माउंट एवरेस्ट के सामने, जो हिमालय है, उसके सामने खड़ा होके ये बोलता था वो कि भाई मैं दोबारा आऊंगा, क्योंकि तुम बढ़ नहीं सकते लेकिन मैं बड़ा हो सकता हूँ. तो आपके सामने जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आप उससे बड़ा हो सकते हो. सो नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप. क्या बात है सर. आज सर से बात करके मेरे जज्बात, और मैं खुद कहूँ कि मैं खुद भी इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ कि अब लाइफ में, पहले ऐसा लगता था, मैं लोगों को बोलता भी था यार अब उम्र जाती जा रही है, बूढ़ा होते जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं इनसे बात करके, हमारे देश के जवान से बात करके, मैं खुद भी बहुत ज्यादा जवान महसूस कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस वंडरफुल इंटरव्यू को करने के लिए. थैंक यू सो मच. मैं आज बहुत ज्यादा लकी फील कर रहा हूँ कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ और आपके साथ में ये बात कर रहा हूँ. देश से बड़ा कुछ नहीं है और देश को
देश की रक्षा करने वाले ये जवान, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण शायद कोई भी चीज नहीं हो सकती। यही हमारे लिए सुपर रियल हीरो है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आपका सुपर हीरो कौन है, चैट्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।